Hi guys, welcome to my session. In today's session, we will discuss about calcium homeostasis. सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैल्शियम होम्योस्टैसिस के ऊपर है। साथ साथ में हम कुछ डिसऑर्डर्स भी डिस्कस करेंगे जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला, कैल्शियम का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में, कैल्शियम कहाँ का यूज होता है। तो सबसे पहला, न्यूरोनल एक्टिविटी, जो न्यूरॉन्स है उसका एक्शन जो है, इसके लिए हमें कैल्शियम, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए कैल्शियम, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए क्योंकि ट्रोपोनिन सी के साइड साथ बाइंड हो। तो कार्डियक एक्टिविटी डेफिनेटली कैल्शियम चाहिए। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन आल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम। ग्लैंड का सिक्रीशन कर रहा है तो भी कैल्शियम। ब्लड कोagulation के अंदर भी कैल्शियम इज अवर इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग। और टीथ फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन, तो ये कैल्शियम के इम्पोर्टेंस और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो नर्व, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एक्टिविटी, ग्लैंड सिक्रीशन, कोagulation, ब्लड क्लॉट एंड बोन एंड टीथ। तो ये मेजर फंक्शन। अभी नॉर्मल वैल्यू कितनी है कैल्शियम की हमारे बॉडी में? अबाउट 1100 ग्राम्स कैल्शियम, इसमें से 99% वो बोन्स में ही होता है, सिर्फ 1% प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा या ब्लड का कैल्शियम कंसेंट्रेशन की वैल्यू याद रखनी है, 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कल भी हमने किया था, आगे के सेशन में भी। जब ये लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स। तो ये जो कैल्शियम होता है ना, वो कौन कौन से फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में बेसिकली कैल्शियम। एक तो है आयोनाइज्ड फॉर्म, Ca+2, जिसे डिफ्यूजिबल फॉर्म भी कहते हैं, वो डिफ्यूज हो सकता है। ये जो है वो 50% है, टोटल जो है इसका 50% होगा आयोनाइज्ड। सेकेंड फॉर्म है ये पहला आयोनाइज्ड, सेकेंड होगा नॉन आयोनाइज्ड कैल्शियम, वो बहुत कम होता है, ये 50 हो गया। तो 8 to 10% नॉन आयोनाइज्ड, ये वाला नॉन आयोनाइज्ड। और बाउंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली एल्ब्यूमिन के साथ कैल्शियम बाइंड होगा जो है हमारा 41। तो ये जो बाउंड होता है ना वो डिफ्यूजिबल नहीं, आयोनाइज्ड है वो डिफ्यूज। अभी ये जो कैल्शियम है तो इसको बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स। एक है एक्सचेंजेबल कैल्शियम, मतलब कि वो एक्सचेंज हो सकता है, ब्लड में से बोन में जा सकता है, बोन में से ब्लड में। और दूसरा है स्टेबल कैल्शियम जो एक्सचेंज नहीं है। अभी ब्लड कैल्शियम कैसे रेगुलेट हो रहा है? जैसे हम नॉर्मल इंटेक है अबाउट 500 मिलीग्राम पर डे, यहाँ पे सपोज 350 मिलीग्राम है, तो अगर पूरा ही वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, 350 मिलीग्राम पर डे, साथ साथ में 250 मिलीग्राम सिक्रीट भी हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है। साथ में 100 मिलीग्राम पर डे यूरिन में से भी एक्सक्रीट। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का हमारा टोटल कैल्शियम है जो मैंने बताया है ना, टोटल है 1100 मिलीग्राम, 1100 ग्राम्स सॉरी। इसमें से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ये हमारा 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की बात करूँ ना, पर डेसीलीटर मतलब 100 ml, 100 ml में अगर 9 मिलीग्राम है तो मैं बात करूँ 5 लीटर ना हमारा ब्लड है, तो इसमें कितना, तो ये यहाँ पे। फिर बोन के अंदर होगा हमारा 1100 में से 99% बोन के अंदर ही है, तो 1 लाख मिलीग्राम या इसको 1000 ग्राम भी बताते हैं। 1100 है, इसमें से 1000 ग्राम तो बोन्स में। और ये जो एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का जो रेट है ना, वो हमारे बेसिकली डिफरेंट हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं। जैसे अगर हमारा ब्लड का कैल्शियम कम हो गया है ना, हमने कल भी किया था, तो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा इंटेस्टाइन में से, किडनी में से रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, तो जो भी कैल्शियम है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और साथ साथ में वो क्या करेगा, अगर और भी कम है और हमने डाइट में नहीं लिया है तो बोन में से भी लेके आएगा। तो दूसरा है हमारा विटामिन डी, जो बेसिकली इंटेस्टाइन में काम करता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी।
इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। और कैल्सिटोनिन ये क्या कर रहा है, बोन में डिपोजिशन करेगा। जब हमने अच्छे से कैल्शियम लिया हुआ है तो बोन में डिपोजिशन करेगा। तो अभी कौन कौन से फैक्टर्स है, अभी हमने कैल्शियम लिया है डाइट में, तो कौन से फैक्टर्स है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं और कौन से फैक्टर्स है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घटाते हैं। तो जैसे एसिड, स्टमक के एसिड्स, ये कैल्शियम को Ca+2 के फॉर्म में रखते हैं। फिर बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स, कैल्शियम लेवल अगर ब्लड का कम है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पैराथायरॉइड है, विटामिन डी भी बढ़ाता है, पैराथायरॉइड हार्मोन भी बढ़ाता है। तो एसिडिटी, बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड, कैल्शियम लेवल, अल्फाबेट से याद रख सकते हैं, एसिडिटी, फिर बाइल सॉल्ट्स, सी फॉर कैल्शियम, डी फॉर विटामिन डी और पैरा। यहाँ पे उल्टा है जो घटाएंगे, तो अल्कलिनिटी डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन, बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड डिक्रीजेस, कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन करेगा, फॉस्फेट एंड ऑक्जेलेट्स तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन करेंगे, ऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बढ़ेगा तो वो कैल्शियम के साथ वो इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट्स बना तो उसका एब्जॉर्प्शन घटा। तो बेसिकली जो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन है इसका काम क्या है, हमारा कैल्शियम, ब्लड का कैल्शियम लेवल, कैल्सिटोनिन का काम है डिक्रीज सीरम कैल्शियम, विटामिन डी कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, ठीक है ना। तो बढ़ाने वाले हार्मोन हो गए हमारे पैराथायरॉइड, 125 डायहाइड्रोक्सीकोलोकैल्सिफेरॉल, ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ाता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स घटाता है। तो घटाने वाले दो हो गए कैल्सिटोनिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बढ़ाने वाले हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, विटामिन डी, ग्रोथ। अभी हम बात कर रहे हैं कैल्शियम जो बेसिकली हमारा बोन फॉर्म करता है। तो बोन क्या है, बोन की फिजियोलॉजी क्या है, बोन में कैसे रीमॉडलिंग होता है, क्या उसके डिसऑर्डर्स है, वो सब हम डिस्कस। सबसे पहला बोन है क्या, तो ये हमारा स्पेशलाइज्ड सॉलिड, स्पेशलाइज्ड सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, जो बना किससे है, सेल से बना है, और इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये जो मैट्रिक्स है ना वो मेनली किससे बना हुआ है, एक तो कोलेजन से और दूसरे है सॉल्ट। सॉल्ट इसमें बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएंगे एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये मिनरल सॉल्ट। बोन के फंक्शंस क्या है, सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव, है ना, बोन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेगा ना, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। मैकेनिकल, तो मूवमेंट्स के लिए चाहिए बोन, मूवमेंट्स। मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, स्टोर कर रहा है ना कैल्शियम को, जब जरूरत होगी तो वो रिलीज करेगा। एंड हीमोपोएटिक, आरबीसी प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट प्रोडक्शन भी रेड बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक फंक्शन। अभी बोन्स के क्लासिफिकेशन अगर करें तो लॉन्ग बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे लिम्स के बोन्स, लिम्स वाले जिसे कहते हैं लॉन्ग। शॉर्ट बोन्स है जो हमारे जैसे रिस्ट है, एंकल है, इसके शॉर्ट बोन। फिर है फ्लैट बोन, बोन्स फ्लैट है हमारे स्कल बोन, वर्टिब्रा, कैप्यूला, ये सब फ्लैट बोन। और इरेग्युलर बोन्स है, ये वर्टिब्रा इरेग्युलर में भी आता है, सिस्मोइड बोन में आएगा पटेल। अभी बोन्स के पार्ट, बोन के पार्ट, तो एक है डायाफिसिस, यहाँ पे शाफ्ट जिसे बताते हैं, फिर एपिफाइसिस, ये जो है एंड है, और दोनों के बीच में मेटाफाइसिस, वहाँ पे एपिफाइशियल प्लेट होती है जो ग्रोइंग बोन में, यहाँ पे बोन डिपोजिशन होता है तो हाइट बढ़ती है, ठीक है। और प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो है वो फ्यूजन हो जाता है एपिफाइसिस और डायाफिसिस, ठीक है। तो हमने कंपोजिशन किया, बोन बना हुआ है तो बोन सेल्स से। तो बोन सेल्स कौन कौन से हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, बताते हैं सबके फंक्शन। फिर बोन सॉल्ट्स, इसका नाम है हाइड्रोक्सी, जिसमें मेनली होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में बेसिकली 90% होते हैं कोलेजन फाइबर्स जो टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं बोन को, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें आएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड दूसरा आएगा प्रोटियोग्लाइकेंस, ये जो है हमारे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड हाइलुरोनिक।
तो ये सब मिलके हमारा बोन बनाते हैं, ठीक है। अभी बोन के स्ट्रक्चर, तो बेसिकली जो बोन है ना, सबसे ऊपर इसका पेरिओस्टियम होता है, ये वाला, सॉरी यहाँ पे ये वाला पेरिओस्टियम, ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, फाइब्रस कनेक्टिव, यहाँ पे ये जो पेरिओस्टियम कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, टिश्यू लेयर कवरिंग बोन, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा एंडोस्टियम, यहाँ पे बताया है डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये वाला इनर डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन, उसके बाद आएगा इनर डेंस फाइब्रस, और इसके दो लेयर्स होते हैं बोन के स्ट्रक्चर में। जो बाहर वाला है ना, ये वाला, इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट, और अंदर वाला है जो है वो है स्पॉन्जी बोन। अभी जो कॉम्पैक्ट बोन है ना, वो होता है हार्ड और डेंस, जो बेसिकली 80% होता है टोटल। और उसके जो फंक्शन है, एक है हार्ड तो है, तो फिर वो मैकेनिकल फंक्शन होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। दूसरा है इसका प्रोटेक्शन, मैकेनिकल एंड प्रोटेक्शन। फिर कॉम्पैक्ट बोन का अगर कंपोजिशन करते हैं, तो कॉम्पैक्ट जो बोन है ना, इसके अंदर एक होता है हैवर्जियन सिस्टम, ये जो है ना, ये पूरा ऑस्टियोन्स भी कहते हैं, ये वाला, ये पूरा एक हैवर्जियन सिस्टम, ठीक है। ये क्या, ऐसे ये कट सेक्शन में दिखा है, अदरवाइज ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये हमारे सिलिंड्रिकल होते हैं, ये कट सेक्शन ही है यहाँ पे। तो अदरवाइज ये जो अगर पूरा देखे ना, तो ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो बना हुआ है कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, और इसके अंदर जो होते हैं ना, वो कोलेजन फाइबर्स के लेमेलीज होते हैं, जिसे कहते हैं हैवर्जियन लेमेल। तो ये पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो बना हुआ है कोलेजन फाइबर्स से, और इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स के लेमेलीज होते हैं, जिसे कहते हैं हैवर्जियन लेमेल। और इसके बीच में है ना एक कैनाल होती है, ये वाली, जिसे कहते हैं हैवर्जियन कैनाल, द सेंटर ऑफ द ऑस्टियोन, ऑस्टियोन इज इक्वल टू हैवर्जियन सिस्टम। और ये जो कैनाल है ना, वो कैरी कर रही है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो रहा है कॉम्पैक्ट में। अभी ये जो हैवर्जियन कैनाल्स है ना, ये वाली, ये देखो यहाँ पे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा है इसका ऑस्टियोन का, ना ऑस्टियोन जो है, जिसे हमने बताया हैवर्जियन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो हैवर्जियन कैनाल्स होते हैं ना, और हैवर्जियन सिस्टम्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये वाले। तो ये जो कैनाल है, इसका नाम है वॉकमेंस कैनाल, इसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। फिर इसके अंदर स्मॉल स्मॉल कैविटीज होती है, इसे ये वाले जिसे कहते हैं लेक्यूनी, ये कैविटीज। और लेक्यूनी जो कैविटीज है, इसके अंदर हमारे बोन के सेल होते हैं। ये लेमेलीज, ये जो हमारे कोलेजन फाइबर्स के लेमेलीज थे ना, ये वाले, ये पूरे सब लेमेलीज मिलके ये बनाते हैं ऑस्टियोन, ठीक है। और इसके अंदर हमारे लेक्यूनीज होते हैं, लेक्यूनीज मतलब छोटे छोटे होल्स। इसके अंदर आएंगे हमारे ऑस्टियोसाइट्स, और ये जो ऑस्टियोसाइट्स है ना, वो एक दूसरे को प्रोसेसेस देते हैं, जिससे वो कनेक्टेड होते हैं। ये प्रोसेसेस इसके कहते हैं कैनालिकुलस, ये वाले, ये देखिए कनेक्टेड है एक दूसरे, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट है मैरो कैविटी या मेड्यूला, जिसके अंदर कैविटी होती है, जो इम्पोर्टेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट। लोग कर, अभी जो अंदर वाला जो हमारा आएगा, वो है स्पॉन्जी बोन, जो सिर्फ 20% है, ये वाला, ये जो है ना अंदर की साइड, ये स्पॉन्जी। और ये जो स्पॉन्जी बोन है ना, वो स्पिक्यूल से बना होता है, जैसे स्पाइक्स होती है ना, स्पिक्यूल्स। और ये जो स्पिक्यूल्स है, उन सबके बीच में स्पेसिस होते हैं, और इसमें बेसिकली रेड बोन मैरो होता है। तो हमारा जो हीमोपोएसिस है ना, ये फंक्शन है हमारा स्पॉन्जी बोन का। दूसरे नाम है स्पॉन्जी बोन के ट्रेपेक्युलर बोन भी कहते हैं, इसे कैंसिलस बोन भी कहते हैं। अभी बोन के सेल्स मेनली 3 टाइप के सेल्स है। एक है हमारे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट इजी याद रखना है, तो इसे बताते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, जो बोन को बनाते हैं। फिर ऑस्टियोसाइट्स,
जो बेसिकली बोन की सेल है, और ऑस्टियोक्लास्ट सी फॉर डिस्ट्रक्शन, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, बोन फॉर्मिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। सबसे पहले बात करें ऑस्टियोब्लास्ट की, ये वाली, ये जो है ना यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट, तो बोन फॉर्मिंग सेल या ऑस्टियोब्लास्ट होते कहाँ पे है, ये या तो फिर बोन की सरफेस पे होंगे, या मैरो कैविटी के अंदर होंगे, या फिर एपिफाइशियल प्लेट। तो सरफेस, यहाँ पे ये देखो सरफेस वाले बताए, सरफेस पे या कैविटी में, मैरो कैविटी के अंदर, या एपिफाइशियल प्लेट, क्योंकि वहां पे भी फॉर्मेशन होता है ना बोन का, एपिफाइशियल प्लेट, और वो ओरिजिनेट होते हैं हमारे प्रोजेनाइटल सेल्स, से कहते हैं प्रिमिटिव सेल्स और ऑस्टियो प्रोजेनाइटर सेल्स। हाँ, और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना वो बोन फॉर्मेशन करते हैं, इसके बाद ये डिफरेंशिएट होके बन जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स, यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स, और ये लैक्यूनी के अंदर ट्रैप होके रह जाते हैं। तो ये हमारे हुए ऑस्टियोब्लास्ट। इसके फंक्शन क्या है, जैसे मैंने बताया बोन फॉर्मेशन, तो मेनली वो बोन का मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, कोलेजन का सिक्रीशन, टाइप 1 कोलेजन, और साथ साथ में मैट्रिक्स का, एक तो कोलेजन सिक्रीट करेंगे और दूसरा मैट्रिक्स का ग्लैब प्रोटीन, जिसे कहते हैं ऑस्टियोकैल्सियम, इनका भी सिक्रीशन। इसके बाद बोन का कैल्सिफिकेशन, इसके लिए चाहिए कुछ एंजाइम्स, का नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका सिंथेसिस कर, सॉरी इसके अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, जो चाहिए डिपोजिशन, कैल्सिफिकेशन के लिए। कैल्सिफिकेशन मतलब बोन के अंदर कैल्शियम को ऐड करना। फिर तो एक फंक्शन हो गया बोन मैट्रिक्स सिंथेसिस, कैल्सिफिकेशन, एंड थर्ड हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो ग्ला प्रोटीन्स होते हैं, ऑस्टियोप्रोटीन्स होते हैं, ये सब बोन का कैल्सिफिकेशन करके इसके अंदर प्रोटीन, सबसे पहला बोन मैट्रिक्स बनाया, इसके बाद इसके अंदर कैल्शियम ऐड किया, इसके बाद उसका प्रोटीन का सिंथेसिस। फिर है ऑस्टियोसाइट्स, तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, अभी वही बनेंगे हमारे ऑस्टियोसाइट्स, मैच्योर फॉर्म ऑफ, देखो जैसे हम एरिथ्रोब्लास्ट बताते हैं ना, इमेच्योर, मैच्योर होगा एरिथ्रोसाइट, तो इसी तरह ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर है, ऑस्टियोसाइट मैच्योर। ये छोटे हो जाते हैं, स्मॉल फ्लैटेंड राउंडेड से, ऑस्टियोब्लास्ट से ही बनते हैं, ठीक है। और इसके फंक्शन है, एक तो हमारे बोन को लिविंग टिश्यू रखते हैं, और कैल्शियम का एक्सचेंज करते रहते हैं ना, वो एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिससे कैल्शियम बाहर जाता है, कैल्शियम है बोन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बीच में, जो हमने कल किया था। ये जो ऑस्टियोसाइट मेम्ब्रेन होती है ना, वो पैराथायरॉइड हार्मोन से रेगुलेट। फिर आ रहे हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट, जिसका नाम है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। यहाँ पे ये हमारे हैं ऑस्टियो, जो बड़े वाले होते हैं, जायंट सेल, जायंट सेल, जिसका दूसरा काम है फेगोसाइटोसिस, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, वो डिराइव्ड होते हैं हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, मोनोसाइट से होते हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेज जायंट सेल वहां से। और उसका फंक्शन है, बोन का जब रीमॉडलिंग होता है ना, पुराना बोन जाकर के नया बोन बनता है ना, वो हमारे फ्यू मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स के अंदर सब में बोन के रीमॉडलिंग, तो उसके टाइम, उस टाइम पे ये जो है ना वो बोन का डिस्ट्रक्शन, तो बोन रीमॉडलिंग इसका, अगर नया पुराना बोन गया नहीं तो नया बोन कैसे आएगा, तो ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन है बोन री, उसके बाद बोन फॉर्मेशन करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। अभी बोन ग्रोथ, बोन का जो ग्रोथ है हमेशा कार्टिलेज की, कार्टिलेजिनस स्केलेटन है वहां पे होता है। यहाँ पे जो बोन मैट्रिक्स है वो डिराइव्ड होता है प्रोटीन कॉन्ड्रोइटिन, और ये कॉन्ड्रीन जो है वो सिक्रीट हो रहा है कार्टिलेजिनस सेल्स, और ये जो कार्टिलेजिनस सेल्स है उसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं बोन के सेल, ये कार्टिलेज के जो सेल है वो उसे कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये ज्यादा एनाटॉमी है, तो ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा, ग्रोथ भी हमने बता दिया, एपिफाइसिस। अभी बोन का रीमॉडलिंग, अभी रीमॉडलिंग का इंपॉर्टेंस कैसे, कि जो पुराना बोन होता है ना वो वीक होता है, तो पुराने बोन को रिजॉर्ब करना है, मीन्स डिस्ट्रॉय करना है, रिजॉर्प्शन ऑफ ओल्ड बोन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, ये इसका फंक्शन। और
टाइम कितना लगता है? अगर कॉम्पैक्ट बोन है तो उसके रीमॉडलिंग में मतलब 3 महीने जितना था, 100 days, और 6 months जितना लगता है स्पॉन्जी बोन पे, 200। इसमें दो प्रोसेस है, एक तो बोन का रिजॉर्प्शन, पुराना बोन है उसको डिस्ट्रॉय करना है, और सेकेंड फंक्शन है बोन, नया बोन का फॉर्मेशन। तो बोन डिस्ट्रक्शन काम हो गया हमारे ऑस्टियोक्लास्ट का। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो हमेशा अटैच्ड होगी ये पेरियोस्टियल या एंडोस्टियल सर्फेस, और ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे ना, और ये जो सब्सटेंसेस है वो बोन का रिजॉर्प्शन करेंगे। इसमें आएगा हमारा कोलेजिनेज, जो मेन बोन में कोलेजन है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, फॉस्फेटेज, लाइसोसोमल एंजाइम्स, कुछ एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब बोन के रिजॉर्प्शन। यहाँ पे होता क्या है, देखो सबसे पहला ये जो साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड सिक्रीट हो रहा है तो एसिडिफिकेशन हो जाएगा, वो एरिया पूरा एसिडिक हो जाएगा, और वहां पे लाइसोसोम के एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और वो बोन डिजोल्व करेंगे। फिर इसके बाद हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो बोन के क्रिस्टल है उसका डिजोल्यूशन। फिर इसके बाद मैक्रोफेजेस आएंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसका पूरा कैविटी फॉर्मेशन। इसके बाद जब कैविटी बन गई ना यहाँ पे, फिर इसके बाद ये देखो ये रिजॉर्प्शन हुआ, अभी बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जो करेंगे हमारे ऑस्टियोब्लास्ट ना। यहाँ पे ये देखो बोन रिजॉर्प्शन हो गया, ये कैविटी बन गई यहाँ पे, क्लियर, मैक्रोफेजेस ने उसको क्लियर कर दी। इसके बाद हमारे बोन फॉर्मिंग ऑस्टियोब्लास्ट आ रहे हैं, और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना वो नया कोलेजन बनाएंगे ये शैलो कैविटी के अंदर, ठीक है। फिर कोलेजन का इसके लेयर्स बनाएंगे, लेमिनीज बनाएंगे, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी बनाएंगे, ऑस्टियोइड भी बनाएंगे। तो ये पूरा हो गया हमारा बोन फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ तो नया जो बोन है ना ये डिपोजिट हो रहा है, और पुराना बोन है वो रिजॉर्प्शन। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह रिजॉर्प्शन चल रहा है तो फॉर्मेशन नहीं, दैट इज कंटिन्यूअस। इसके बाद बोन फॉर्म, नया फॉर्म हुआ, उसके बाद इसके अंदर मिनरल्स ऐड करने, तो वो 10 से 12 दिन के बाद होगा, ऑस्टियोइड बन गया। इसके बाद कैल्शियम और फॉस्फेट का, बेसिकली क्योंकि कैल्शियम चाहिए ना, तो कैल्शियम का और फॉस्फेट का डिपोजिशन होगा। इसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयन से वो भी ऐड होंगे, जो हमारे हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बनाते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये जो मिनरलाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा, और हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट थे अभी ऑस्टियोसाइट बने के अंदर, जो हमारी लेक्यूनीस है इसके अंदर चली जाए, ठीक है। तो ये हुआ बोन मिनरलाइजेशन। अभी बोन रीमॉडलिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? चिल्ड्रन में ये बोन रीमॉडलिंग होता है, इसके बोन की इससे बोन की थिकनेस बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, शेप भी चेंज हो रहा है, बच्चों के हाइट वेट सब चेंज होते रहते हैं। क्योंकि एडल्ट के अंदर अभी उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टफनेस, स्ट्रेंथ इंक्रीज। फिर मैकेनिकल इंटीग्रिटी ना, मैकेनिकली उसको इंटीग्रेट करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और कैल्शियम होम्योस्टेसिस, क्यों? अगर कैल्शियम कम हो गया तो वो बोन में आएगा, कैल्शियम एक्स्ट्रा है तो वो बोन में डिपोजिट, तो वो दैट इज ऑल्सो। और ये जो बोन रिमॉडलिंग है वो कहाँ से रेगुलेट होगी? अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बोन हैवी हो जाएंगी, बोन रिमॉडलिंग फास्ट होगी। फिजिकल स्ट्रेस आ रही है तो वो बोन रिमॉडलिंग फास्ट होगी। हॉर्मोन्स भी बोन रिमॉडलिंग को अफेक्ट करते, ग्रोथ फैक्टर को रेगुलेट। अगर कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है तो कैसे हील हो रहा है? तो सबसे पहले जहाँ फ्रैक्चर है वहां हीमेटोमा होगा ना, ब्लड कलेक्शन, फिर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होगा, फिर ये जो है वो मैक्रोफेजेस वगैरह आके इसको फेगोसाइटोसिस करेंगे, यहाँ पे ये दिखाया हुआ ये हीमेटोमा है ना? फिर मैक्रोफेजेस इसको क्लियर करेंगे, फिर ग्रेन्युलर टिश्यूज बनेंगे जिसे बोलते हैं कैलस फॉर्मेशन, फिर और नया ऑस्टियोब्लास्ट है जो आके बोन फॉर्मेशन, और ये जो गैप है उसको फिल करेगा। इसीलिए जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है ना, फ्रैक्चर में बेसिकली अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर है या बहुत ज्यादा नहीं है और कंटिन्यूटी है ना, तो उसको रेस्ट देते हैं ना, प्लास्टर करके देते हैं। क्या होगा कि ये जो दोनों है ना वो अलाइन रहेंगे, तो आके हमारे ऑस्टियोब्लास्ट आके ये गैप को फिल कर देंगे, और नया जो बोन है उसका रीशेप होगा ऑस्टियोक्लास्ट। अभी कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट कर देते हैं। इसमें आएगा ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस का मतलब क्या है कि हमारा जो बोन का जो रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन, नॉर्मली ये दोनों बैलेंस, जितना रिजॉर्प्शन हुआ इतना बनना चाहिए, और अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो
रिजॉर्प्शन ज्यादा हुआ, फॉर्मेशन कम हुआ, तो ये हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब बोन मैट्रिक्स कम हो जाएंगे, डिक्रीज मैट्रिक्स भी गया, मिनरल्स भी गए, रेशियो सेम रहेगा पर ये दोनों चले कम हो जाए। रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है ना, मैट्रिक्स मिनरल्स अभी डिक्रीज हो। इसके फैक्टर्स क्या है? कॉमनली आफ्टर मीनोपॉज फीमेल्स में होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा अफेक्ट करता है, जेनेटिक फैक्टर भी है, एजिंग भी है, स्मोकिंग अल्कोहल इसको इंक्रीज करेगा। कोई अगर ड्रग्स ले रहे बहुत टाइम से, मेडिकेशन या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, कॉमनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो बोन्स का ऑस्टियो। फिर दूसरा डिसऑर्डर है रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। होगा क्या? मिनरलाइजेशन, दोनों मैट्रिक्स और मिनरल दोनों जा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ मिनरलाइजेशन इज ऑफ मैट्रिक्स। बाकी का सब नॉर्मल है, बट कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। कैल्शियम क्यों नहीं होगा? एक तो डाइटरी इंटेक कम, सन एक्सपोजर कम है, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, या कोई किडनी डिजीज है जिससे विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होता है, या लीवर डिजीज है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉमन फीचर्स का क्या होगा? तो यहाँ पे जो चाइल्ड होता है ना, उसका ये स्टर्नम है ना, वो प्रोमिनेंट होता है। ये जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन बताते हैं ना, ये स्टर्नम है और यहाँ पे रिब्स है। तो ये जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है ना, ये प्रोमिनेंट होता है, जिसे कहते हैं रिकेटिक रोस्ट्री। फिर यहाँ पे काइफोसिस होता है, बैकवर्ड हम्प, कभी कभी फॉरवर्ड हम्प भी होता है, या लेटरल कर्वेचर भी होता है, क्योंकि वो स्पाइन है वो वीक है। फिर इसके बाद होगा हैरिसन सर्कस। हैरिसन सर्कस में क्या होता है? ये जो रिब केज है ना, इसके बीच में ग्रूव हो जाती है, देयर इज अ ग्रूव इन द रिब केज। क्यों? क्योंकि जो डायफ्राम है ना, वो नीचे पुल डाउन, इसे कहते हैं हैरिसन। फिर लेग्स ऐसे बो हो जाएंगे, बोइंग ऑफ लेग, और लीवर स्प्लीन भी इनलार्ज हो। और अगर कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम है तो टिटेनी भी हो जाए। टिटेनी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, कार्पोपेडल जो स्पाज्म होता है, टिटेनी। फिर दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया। ये भी रिकेट्स है, पर ये एडल्ट में देखने को मिलता है। एडल्ट में क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे रिकेट्स के? एक तो बोन में पेन होता है, कभी कभी टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब पेन ऑन टच, तो मसल में डिसऑर्डर से मायोपैथी बोलते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा कैल्शियम कम होगा तो टिटेनी। ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स है एडल्ट रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में कंफ्यूजन नहीं करना। पोरोसिस में क्या होता है? बोन मैट्रिक्स मिनरल्स दोनों गए। क्यों? मैट्रिक्स एंड मिनरल्स। क्यों? क्योंकि ये जो बोन रिसॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ मिनरल्स जाएंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी या तो सिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म? फाइटेट्स इन डाइट, फाइटेट्स डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन, तो पहला ही रॉन्ग है। डाइहाइड्रोकोलेकैल्सिफेरॉल इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन विटामिन डी। हाई प्रोटीन डाइट इंक्रीजेस आयोनाइज्ड कैल्शियम 50%, करेक्ट। तो रॉन्ग आंसर है ए। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोन इज बिकॉज ऑफ, मैंने बताया था, कोलेजन फाइबर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, so that is collagen. Third, the skeleton of 24-year-old male with that of 7-year-old child is expected to show, मैं पता है 24 years में है ना, प्यूबर्टी आ गई है, तो एपिफाइसिस is fused with the diaphysis. कॉर्टिकल एंड ट्रेबेक्युलर बोन ये दोनों में मिलता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट ये दोनों में होता है। मीटिंग ऑफ द लेग ट्यूनी विद द ट्रेबेक्युलर बोन ये सभी होता है, तो ये आएगा हमारा फोर्थ। Not a correct statement regarding osteoporosis. All bone constituent decreases, मैंने बताया दोनों ही घटते हैं, बोन मैट्रिक्स मिनरल्स। रेशियो ऑफ मिनरल टू मैट्रिक्स इज नॉर्मल, ये रेशियो नॉर्मल रहेगा, दोनों ही कम होंगे। occurs due to increase bone formation, decrease resorption, उल्टा हो गया, increase resorption, decrease formation, तो ये गलत है। प्रीडिस्पोज टू फ्रैक्चर, हाँ इनमें ज्यादा फ्रैक्चर होता है क्योंकि बोन वीक हो, तो सी इज।
फैक्टर्स इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आर ऑल एक्सेप्ट, एसिडिटी में बढ़ेगा, बाइल सॉल्ट्स। फिर हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, है ना, हाइपोकैल्सीमिया। इफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मिनरलाइजेशन सिर्फ मिनरल कम होगा, रिकेट्स ना, मिनरल मैट्रिक्स दोनों जाने वाले हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस। All are the clinical features of rickets except गोइंग ऑफ लेग होगा, रिकेटिक रोजरी होगा, हैरिसन सल्कस, इजी फैटिगेबिलिटी नहीं आएगा इसकी। बोन रिमूविंग सेल्स आर, हमें पता है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स जिसे बोलते हैं, मैंने बताया था, सी एंड डी ऑस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मिंग बी एंड एफ ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट आर इनहिबिटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, बोन डिस्ट्रक्शन। बोन डिस्ट्रक्शन कौन कराएगा, हमारा पैराथायरॉइड। क्यों, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन हमारा कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, तो कैल्शियम लाएगा कहाँ से, बोन डिस्ट्रक्शन, तो ये स्टिमुलेट होते पैराथायरॉइड। पर कैल्सिटोनिन का क्या काम है, कैल्सिटोनिन बोन फॉर्मेशन बढ़ाता है, तो बोन डिस्ट्रक्शन तो घटाएगा, तो कौन क्या करेगा, ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है, तो कैल्सिटोनिन। एंड ये भी रिलेटेड है, ऑस्टियोक्लास्ट हैव रिसेप्टर फॉर, ऐसे भी पूछ सकते, मैंने बताया ना, क्योंकि कैल्सिटोनिन इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट, तो उसको रिसेप्टर भी चाहिए ना उसको इनहिबिट करने के लिए, तो कैल्सिटोनिन। तो दिस इज योर करेक्ट। यहाँ पे हमारा कैल्शियम होम्योस्टेसिस कंप्लीट हो रहा है। फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सब मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।